कहानी की शुरुआत अक्टूबर 1972 से होती है। एक रग्बी टीम मैच खेलने के लिए हवाई जहाज से दूसरे देश जा रही होती है। टीम के कई खिलाड़ी पहली बार अपने देश से बाहर जा रहे थे, इसलिए सभी काफी उत्साहित थे। कुछ खिलाड़ियों के परिवार वाले भी उनके साथ इस सफर पर निकले थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। विमान आराम से उड़ रहा था और सभी लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही विमान बर्फीले पहाड़ों वाले इलाके में पहुंचा, मौसम अचानक खराब होने लगा। कुछ ही देर में विमान जोर जोर से हिलने लगा। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान आ चुका था। पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि विमान को सुरक्षित रास्ते पर ले जाए, लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि विमान उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। विमान के अंदर रखी चीजें इधर उधर गिरने लगी। यात्रियों में डर फैल गया। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक विमान एक विशाल चट्टान से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान दो हिस्सों में टूट गया। कुछ ही सेकंड बाद उसका अगला हिस्सा भी बर्फ से भरे पहाड़ पर जाकर जोर से टकराया। इस हादसे में सभी लोग आगे की ओर उछल पड़े। सामान पूरे केबिन में बिखर गया और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद जो लोग जीवित बचे थे, उन्होंने खुद को संभाला और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। चारों तरफ खून, चीखें और अफरा तफरी का माहौल। फिर भी सभी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दो लड़के कॉकपिट की तरफ पहुंचे। वहां पायलट गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा। वो मुश्किल से सांस ले रहा था और कुछ ही क्षण बाद उसकी भी मौत हो गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, तापमान तेजी से गिरने लगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि खुले में रहना लगभग नामुमकिन था। विमान के टूटे हुए हिस्से में एक बड़ा छेद था, इसीलिए उन्होंने सामान और मृत शरीरों की मदद से उस हिस्से को बंद करने की कोशिश की ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। इसके बाद सभी लोग विमान के अंदर एक साथ बैठ गए और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। इस हादसे ने सभी को अंदर तक तोड़ दिया था। कोई रो रहा था, कोई डर के मारे चिल्ला रहा था और कुछ लोग सदमे में बिल्कुल चुप बैठे थे। लेकिन बाकी लोग उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह जब सभी उठे तो उन्होंने देखा कि रात की भयंकर ठंड के कारण 4-5 और लोगों की मौत हो चुकी थी। अब तक तूफान भी शांत हो चुका था। जब वे बाहर निकले तो उनके सामने सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे आखिर कहां फंसे हुए हैं और कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने जीवित रहने की तैयारी शुरू की। सभी बैग और सामान की जांच की। खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान इकट्ठा करके एक जगह रखा गया। काम खत्म होने के बाद सभी लोग बैठ गए और थोड़ा थोड़ा खाना बांट कर खाने। लेकिन खाते समय हर किसी के मन में एक ही सवाल था, हमारे पास खाना तो बहुत कम है, पता नहीं हमें यहाँ कितने दिन बिताने पड़ेंगे। इसी दौरान अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया। सभी के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वे पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे और मदद के लिए संकेत देने लगे। लेकिन विमान बहुत दूर, उसके पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह वहां से गुजर गया। उनकी उम्मीद फिर टूट गई। तीसरे दिन एक लड़का नैंडो होश में आया। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी होश आते ही वह अपनी बहन को ढूंढने लगा। उसकी बहन भी गंभीर रूप से घायल थी। फिर नैंडो ने अपने माता पिता के बारे में पूछा। तभी उसे पता चला कि दुर्घटना में उसके माँ बाप की मौत हो चुकी। यह सुनकर नैंडो और उसकी बहन दोनों पूरी तरह टूट गए। अब एक नई समस्या सामने थी, पानी की। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही, इसलिए उन्होंने बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना शुरू किया और उसी से अपनी प्यास बुझाने लगे। साथ ही उन्होंने विमान के बाहर बर्फ पर एक बड़ा एक्स निशान भी बनाया ताकि अगर कोई विमान ऊपर से गुजरे तो उसे पता चल सके कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। अगले दिन फिर एक विमान उस इलाके के ऊपर से गुजरा। सभी लोग पहले की तरह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई फायदा नहीं। विमान काफी दूर था और उसे नीचे फंसे हुए लोग दिखाई ही नहीं दिए। अब उन्हें एक बात साफ समझ आ गई, सरकार को उनकी सही लोकेशन पता नहीं थी। बचाव दल अलग अलग जगहों पर उन्हें खोज रहा था, लेकिन कोई भी विमान उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां वे वास्तव में फंसे हुए थे। इसी दौरान उन्हें याद आया कि विमान का पिछला हिस्सा दुर्घटना के समय अलग होकर कहीं और गिर गया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां कुछ बैटरियां मिल सकती हैं, जिनकी मदद से शायद विमान का रेडियो चालू किया जा सके। अगर रेडियो काम करने लगा तो वे दुनिया से संपर्क कर सकते थे। यही सोचकर कुछ लोग विमान के पिछले हिस्से को खोजने निकल पड़े। थोड़ी दूर चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। जिस जगह पर उनका विमान गिरा था वह ऊपर से बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता था। चारों तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे जिन्होंने उस जगह को पूरी तरह छिपा रखा था। अब उन्हें समझ आ गया कि कोई भी विमान उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा। यह एहसास बेहद निराशाजनक था। उसी समय ऊपर जमी हुई बर्फ खिसकने लगी, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे एक पूरा सप्ताह गुजर गया। अब उनकी बची हुई सारी खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही। न वहाँ कोई पेड़ था, न कोई पौधा और न ही कोई जानवर जिसे खाकर वे जीवित रह सकते। मजबूरी में उन्होंने चट्टानों पर जमी फंगस खाना शुरू किया, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब था कि उसे निगलना भी मुश्किल था। भूख हर दिन और बढ़ती जा रही थी। एक दिन नैंडो ने कहा, अगर जिंदा रहने के लिए मुझे मृत लोगों का मांस खाना पड़े तो मैं वह भी खा लूंगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए, जबकि कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। उनके बीच बहस छिड़ गई, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। भूख इतनी बढ़ गई कि लोग अपने जूतों के फीते और यहाँ तक कि सिगरेट तक खाने लगे। अगली सुबह नैंडो की जिंदगी में एक और बड़ा झटका आया। उसकी बहन भी ठंड और कमजोरी की वजह से मर चुकी थी। पहले माता पिता और अब
बहन नैंडो पूरी तरह टूट गया। उसे देखकर एक और लड़का भी भावुक हो गया। उसने अपने माता पिता के नाम एक पत्र लिखना शुरू किया, मानो उसे लग रहा हो कि शायद वो कभी उनसे दोबारा नहीं मिल पाए। अब दुर्घटना को 21 दिन हो चुके थे। भूख के कारण कुछ लोग मानसिक रूप से टूटने लगे थे। वे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहते थे। आखिरकार समूह के बाकी लोगों ने भी फैसला किया कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें मृत साथियों के शरीर का सहारा लेना होगा। इसके बाद कुछ लोग बाहर गए और टूटे हुए कांच की मदद से मृत शरीरों का मांस काटकर खाने लगे। हालांकि अभी भी 5 लोग ऐसे थे जो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था, हम कभी नरभक्षी नहीं बनेंगे, जरूरत पड़ी तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। कुछ समय बाद उन्हें बर्फ में दबा हुआ एक बैग, जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर एक रेडियो था। यह देखकर सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उन्होंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके एक अस्थायी एंटीना बनाया और रेडियो चलाने की कोशिश। काफी मेहनत के बाद रेडियो से आवाज आने लगी, लेकिन जो खबर उन्होंने सुनी उसने सबको अंदर तक हिला दिया। उन्हें पता चला कि सरकार ने उन्हें खोजने के लिए 60 से ज्यादा विमान भेजे थे, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। आखिरकार सरकार ने मान लिया था कि विमान दुर्घटना में सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब आधिकारिक तौर पर खोज अभियान बंद कर दिया गया। यह सुनते ही सभी का मनोबल टूट गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। यही वजह थी कि जो 5 लोग अब तक मृत शरीरों का मांस खाने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने भी आखिरकार जीवित रहने के लिए वही रास्ता अपनाया। कुछ दिनों बाद 3 लड़के फिर से विमान के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद उन्हें विमान का टूटा हुआ हिस्सा और कुछ मृत शरीर दिखाई, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उन्होंने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उस रात एक भयंकर बर्फीला तूफान आ। पूरी रात वे ठंड और तूफान से जूझते रहे। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे पूरी तरह बर्फ के नीचे दब चुके थे। हालांकि वे जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। एक लड़का लगभग देख नहीं पा रहा था और बाकी सभी बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। आखिरकार वे किसी तरह वापस नीचे लौट आए। अब तक जीवित रहने की उनकी लड़ाई और भी कठिन हो चुकी थी। जब वे लोग किसी तरह वापस अपने साथियों के पास पहुंचे तो सभी उनकी हालत देखकर हैरान रह गए। कई दिनों की भूख, ठंड और लगातार संघर्ष ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था। समय बीतता गया, बर्फीले तूफान लगातार आते रहे, इसलिए सभी लोग ज्यादातर समय विमान के अंदर ही रहते थे। वहाँ बैठकर वे एक दूसरे से बातें करते, पुरानी यादें साझा करते और खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने की कोशिश करते। लेकिन फिर एक दिन हालात और भी खराब हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आया। तेज हवाओं के साथ भारी मात्रा में बर्फ विमान के अंदर घुसने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा विमान बर्फ से भर गया। जो लोग बाहर थे वे तुरंत अपने साथियों को बचाने के लिए खुदाई करने लगे। सभी लोग पूरी ताकत से बर्फ हटाने लगे ताकि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। धीरे धीरे कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक महिला काफी गहराई तक बर्फ में दब चुकी थी और उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत ने सभी को फिर से झकझोर दिया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद उन्हें फिर से खतरनाक आवाज सुनाई। सभी समझ गए कि एक और बड़ा तूफान आने वाला है। और सच में कुछ देर बाद एक और भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। इस बार भी कई लोग बर्फ में दब गए और कुछ की मौत हो गई। इन लगातार हादसों से नूमा नाम का एक लड़का बेहद गुस्से में आ। उसे लगने लगा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे सभी यहीं मर जाएंगे। गुस्से में उसने विमान की खिड़कियां और आसपास जमी बर्फ तोड़ना शुरू कर दिया। ये काम बेहद खतरनाक था। एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में गहराई तक घुस गया और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन नूमा रुका नहीं। वह लगातार बर्फ हटाता रहा। उसकी जिद और हिम्मत आखिरकार काम आई। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक रास्ता बना दिया जिससे बाकी लोग बाहर निकल सके। जब सभी लोग सुरक्षित बाहर आए तो वे एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, भगवान का शुक्र है हम अभी भी जिंदा हैं। लेकिन इसी दौरान नूमा को एहसास हुआ कि उसके घायल पैर में कोई दर्द नहीं हो रहा। असल में उसका पैर इतनी ठंड झेल चुका था कि लगभग सुन्न पड़ गया था। धीरे धीरे मौसम थोड़ा बेहतर होने लगा और सभी ने मिलकर पूरे विमान से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया। अब उन्होंने एक बार फिर फैसला किया कि कुछ लोगों को मदद की तलाश में बाहर भेजा जाए। लेकिन तभी एक और दुखद घटना हुई। उनके एक साथी के फेफड़ों में पानी भर गया था। उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। सभी लोगों ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की और CPR भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। मरने से पहले उसने जो पत्र अपने माता पिता के लिए लिखा था उसे उसके दोस्तों ने संभाल कर रख लिया। अब दुर्घटना को 36 दिन हो चुके थे। मौसम थोड़ा साफ हुआ तो नूमा और उसका एक साथी मदद की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई गर्म कपड़े पहने और लंबी चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन रास्ते में नूमा अचानक गिर पड़ा। जब उसके दोस्तों ने उसके पैर की जांच की तो वे घबरा गए। घाव बहुत गहरा हो चुका था और लगातार खराब होता जा रहा। सभी ने फैसला किया कि नूमा को वापस ले जाना चाहिए, लेकिन नूमा ने मना कर दिया। उसने कहा, दोस्तों तुम लोग आगे बढ़ो, मैं किसी तरह वापस पहुंच जाऊंगा। उसकी हालत बेहद खराब थी। फिर भी वह किसी तरह वापस विमान तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। काफी देर बाद अचानक उन्हें दूर कुछ दिखाई दिया। यह विमान का पिछला हिस्सा था जिसे वे इतने दिनों से खोज रहे थे। उसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने तुरंत बाकी साथियों को भी वहां बुलाया। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें वहां काफी साफ कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान और ढेर सारी चॉकलेट्स मिली। इतने दिनों बाद खाने की चीजें देखकर सभी के अंदर फिर से उम्मीद जागी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उन्हें वही बैटरी
बैटरियां भी मिल गईं, जिन्हें वे इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। अब उन्हें लगा कि शायद रेडियो चालू करके वे दुनिया से संपर्क कर पाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना एक और बड़ी निराशा से होने वाला है। विमान के पिछले सभी लोग बैटरियां लेकर मुख्य विमान तक पहुंचे और बड़ी मेहनत से उन्हें रेडियो सिस्टम से जोड़ने लगे। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद उन्होंने सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। काफी जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चला कि समस्या बैटरियों में नहीं थी, असल में रेडियो पहले से ही खराब था। इतने दिनों की उम्मीद एक पल में टूट गई। सभी लोग थककर वहीं बैठ गए। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उधर नुमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके पैर का घाव अब पूरे शरीर में संक्रमण फैला रहा था। दिन ब दिन वह कमजोर होता जा रहा। नुमा समझ चुका था कि शायद अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यही वजह थी कि उसने खाना कम करना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि उसका हिस्सा उसके दोस्त आए ताकि उनके जिंदा बचने की संभावना बढ़ सके। इसी दौरान विमान के पिछले हिस्से से उन्हें एक और महत्वपूर्ण चीज मिली। वह एक बड़ा वाटरप्रूफ कपड़ा था। सभी ने मिलकर उसे जोड़कर एक विशाल स्लीपिंग बैग जैसा बना लिया ताकि रात में ठंड से कुछ राहत मिल सके। अब दुर्घटना को 58 दिन हो चुके थे। एक दिन छोटे रेडियो पर उन्हें एक खबर सुनाई दी। खबर ये थी कि एयरफोर्स अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। वे एक आखिरी खोज अभियान चलाने वाले थे। अगर कोई चमत्कार हुआ और वे लोग जिंदा मिले तो उन्हें बचाया जा सकता था। ये सुनकर कुछ लोगों के अंदर फिर से उम्मीद जागी। उन्होंने फैसला किया कि अब इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खुद मदद की तलाश में निकलना होगा। इसी दौरान नुमा ने अपने दोस्तों को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर भी इस्तेमाल कर लेना। अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा बच गया तो हमारी और हमारे बाकी साथियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद नुमा ने आखिरी सांस ली। उसके हाथ में एक छोटा सा नोट था। उस नोट पर लिखा था, दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए मरकर भी अमर हो गया हूँ। यह पढ़कर सभी भावुक हो गए। दुख तो था, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक नई हिम्मत भी पैदा हो गई। अब कुछ साथी फिर से पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हार नहीं मानेंगे। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रहे। उन्हें लगा था कि चोटी के उस पार शायद कोई शहर या बस्ती दिखाई दे, लेकिन सामने तो और भी अनगिनत पहाड़ फैले हुए थे। जिधर नजर जाती सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे। एक पल के लिए उनके मन में वापस लौटने का विचार। उन्हें लगा कि शायद यह यात्रा असंभव है, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। इतनी दूर आने के बाद हार मानना उनके लिए विकल्प नहीं, इसलिए वे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक चलते रहने के बाद आखिरकार उन्हें एक साफ बहती हुई नदी दिखाई। इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार ताजा पानी देखा था। दोनों दोस्तों ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसी समय उन्हें दूर एक आदमी दिखाई दिया। वह घोड़े पर सवार। उसे देखकर दोनों खुशी से पागल हो गए। वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वह आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया। तब उसने एक कागज और पेन उनकी तरफ फेंक दिया। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी पूरी कहानी लिखी और उससे मदद मांगी। वह आदमी कागज पढ़ते ही तुरंत वहाँ से निकल गया। वह सीधे शहर पहुंचा और अधिकारियों को सारी जानकारी दे दी। जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि विमान दुर्घटना के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, तुरंत एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को सूचना भेज दी गई। उधर वह आदमी वापस लौटा और नैंडो तथा उसके साथी को अपने घर ले गया। कई दिनों की भूख और तकलीफ के बाद उन्हें पहली बार पेट भरकर खाना मिला। कुछ ही समय में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। रिपोर्टर वहां पहुंचने लगे और दोनों से लगातार सवाल पूछने लगे। उधर बर्फीले पहाड़ों में फंसे बाकी लोगों ने भी रेडियो पर यह खबर सुन ली। जैसे ही उन्हें पता चला कि मदद उनके लिए भेजी जा चुकी है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। इतने दिनों का संघर्ष अब शायद खत्म होने वाला था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सभी लोग पिछले 70 दिनों से इंतजार कर रहे थे। कि मलबे में फंसे बाकी लोग बेसब्री से आसमान की तरफ देख रहे थे और फिर अचानक उन्हें दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर करीब आते गए, उनकी खुशी बढ़ती गई। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने लंबे समय बाद आखिरकार मदद उनके पास पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर उतरते ही सभी लोग खुशी से झूम उठे। जो लोग पिछले 71 दिनों से मौत से लड़ रहे थे अब आखिरकार सुरक्षित थे। बचाव दल ने तुरंत सभी बचे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर उन्हें शहर लेकर पहुंचे, जहां उनके परिवार वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे अपने प्रियजनों से मिले, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने माता पिता से गले लगकर रो रहा था तो कोई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। इतने दिनों बाद अपने परिवार को देखकर सभी बेहद खुश थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। उनकी कहानी सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। हजारों लोग उन्हें देखने और उनका स्वागत करने पहुंचे। लोग उन्हें हीरो की तरह सम्मान दे रहे थे और सच कहें तो वे इसके हकदार भी थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भयंकर ठंड, लगातार भूख, बर्फीले तूफान, अपने प्रियजनों को खोने का दर्द, और फिर भी उन्होंने
उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने आखिरी सांस तक जीने की कोशिश की। यही वजह थी कि वे उस मौत की घाटी से वापस लौट पाए। हालांकि वे शारीरिक रूप से बच गए थे, लेकिन उस हादसे का दर्द और यादें हमेशा उनके साथ रहने वाली। उस रात भी वे एक दूसरे से अलग नहीं सोए। वे सभी साथ बैठे रहे, क्योंकि उन्हें 71 दिनों की यादें अभी भी उनके दिल और दिमाग में ताजा थी। लेकिन एक बात ने उन्हें जिंदा रखा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वे जीने की कोशिश करते रहेंगे। और आखिर में उनकी हिम्मत, उनका धैर्य और उनकी जिद जीत गई।